ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में OCD भी कहा जाता है, एक मानसिक रोग है। ये मानसिक रोग ब्रेन में एक स्पेसिफिक तरह के सर्किट की गड़बड़ी से होता है, जिसको कि OSTC लूप वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। अगर इस OSTC लूप में कुछ केमिकल्स ठीक ढंग से नहीं बन रहे हैं, या इसकी कुछ सेल्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, या फिर ब्रेन के सिस्टम जो है कुछ गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, तो फिर इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो मुख्य तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक चीज़ है जिसको कि ऑब्सेशन कहा जाता है। ऑब्सेशन किसी व्यक्ति के वो बार बार होने वाले विचार हैं जो उसके मन में आते हैं, जैसे कि कोई एक विचार मन में बार बार आता है, या कोई चित्र बार बार मन में आता है, या कोई एक तरह की इच्छा उसके मन में बार बार पैदा होती है। ये जो विचार, चित्र या जो इच्छाएं हैं, ये व्यक्ति जानता है कि ये सही नहीं है, ये लाभकारी नहीं है, लेकिन व्यक्ति इनके प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाता है। उदाहरण के तौर पर सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो ऑब्सेशन का होता है वो गंदगी को लेके होता है, कि लोग सोचते हैं कि उनके हाथ गंदे हैं, या उनका शरीर गंदा है, या उनके आसपास की चीज़ें, बिस्तर गंदा है। कुछ तरह के ऑब्सेशन ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि चीज़ें जो बिल्कुल एक जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाई हैं, जैसे ताला बंद किया तो ठीक ढंग से नहीं बंद हो पाया है, बिजली का स्विच बंद किया तो ठीक ढंग से नहीं बंद कर पाए हैं, गैस को ठीक ढंग से नहीं बंद कर पाए हैं, या फिर उनके मन में एक ही तरह के सेक्सुअल विचार आ सकते हैं जिसको लेके वो काफ़ी परेशान होते हैं। एग्रेसिव विचार हो सकते हैं, जैसे उनको लगे कि मैं किसी को कुछ बुरा ना कर दूं, किसी का कोई नुकसान ना पहुंचा दूं, या उनको कई बार भगवान के प्रति या मंदिर, मस्जिद और पवित्र जगहों के प्रति बुरे विचार आने लग जाते हैं। जब भी इस तरह के ऑब्सेशन किसी व्यक्ति को होते हैं, तो वो उस ऑब्सेशन के रिस्पॉन्स में कुछ व्यवहार या कुछ मानसिक प्रक्रियाएं बार बार दोहराता है, जिनको कि कंपल्सन कहा जाता है। कंपल्सन्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति सफाई के ऑब्सेशन से ग्रसित है, वो कुछ ऐसे काम करने लगता है, जैसे कि बार बार हाथ का धोना। वो बहुत देर तक हाथ धोता रह सकता है, या दिन में कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हाथ धोता है। चेकिंग के ऑब्सेशन से ग्रसित व्यक्ति चीज़ों को बार बार चेक करता है, जैसे वो स्विच के बोर्ड को बार बार चेक करेगा, ताले को बार बार चेक करेगा, गैस को बार बार चेक करेगा, अपने पेपर्स को, कागजात को बार बार चेक करेगा कि वो चीज़ें ठीक ढंग से रखी हैं कि नहीं रखी हैं। जो अग्रेसिव, सेक्सुअल या और कई तरह के ऑब्सेशन हैं, इनसे ग्रसित व्यक्ति कई बार एक ही बात को बार बार दोहराता है। मन में कोई एक वाक्य बार बार दोहरा सकता है। अगर उसे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो बार बार भगवान से माफ़ी मांग सकता है, कोई एक प्रार्थना बार बार कर सकता है। तो इसलिए ये जो एक चक्र है जिसमें ऑब्सेशन और कंपल्सन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बात एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये विचार व्यक्ति के ऐसे विचार होते हैं जो वो चाहता नहीं कि उसके मन में आए, लेकिन फिर भी बीमारी की वजह से उसके मन में ऐसे विचार पैदा होने लगते हैं, और विचारों की वजह से वो मजबूर हो जाता है कि एक ही काम वो बार बार दोहराने लग जाए। अब जब किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरह के विचार बने हुए हैं, कोई काम वो बार बार कर रहा है, तो उसका जीवन का काफ़ी समय इन चीज़ों में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह के इम्पेयरमेंट्स होते हैं। वो परिवार के साथ सही ढंग से संबंध बनाए नहीं रख पाता, लोगों से उसका सामंजस्य बिगड़ने लगता है, समाज में उसके दूसरे लोगों से दोस्ती या दूसरे लोगों से व्यवहार बिगड़ने लग जाता है। ये बीमारी लगभग 100 में से 2% लोगों को जीवन काल में हो सकती है, और ये बीमारी पुरुष और महिलाओं दोनों में होने की संभावना एक जैसी है। अक्सर ये बीमारी 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच में शुरू होती है, लेकिन बीमारी बच्चों में भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों 35 वर्ष के बाद भी इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। जब बीमारी की शुरुआत होती है तो कई बार, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्षण सामान्य व्यवहार से मिलते जुलते लक्षण हैं, तो शुरुआत में कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता कि अगर मैं हाथ धो रहा हूँ तो इसमें गड़बड़ क्या है, अगर मैं चीज़ों को बार बार चेक कर रहा हूँ, चूँकि ऐसे व्यवहार हैं जो एक हद तक हम सभी के जीवन में जुड़े होते हैं। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाए और व्यक्ति मजबूर महसूस करे कि अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, तो फिर ये OCD की बीमारी होने की प्रबल संभावना है इसमें। अगर आपको
या आपके किसी परिवारजन को या आपके किसी मित्र को ऐसा लगता है कि ये इससे मिलते जुलते लक्षण हैं, तो उनको किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो इस बीमारी की पहचान के लिए व्यक्ति से एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी बातों को और विचार के पीछे कारण क्या है, उन बातों को समझ के इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं। एक बार अगर डायग्नोसिस पूरी बन जाती है तो व्यक्ति के इलाज की शुरुआत होती है। ओसीडी के इलाज का सबसे मुख्य तरीका दवाइयाँ हैं। बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं ओसीडी में जो कि इस बीमारी में मदद करती हैं। एक महत्वपूर्ण समझने की बात यह है लेकिन कि जो ओसीडी की जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेन में कुछ बदलाव करती हैं जिससे उनका फ़ायदा आता है। तो इसलिए ओसीडी की दवाइयों का लाभ होने में कई बार काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए जो भी दवाइयाँ शुरू करी जाती हैं वो महीने 2 महीने के बाद से ही ओसीडी में बेनिफिट लाना शुरू करती हैं। दवाइयों के साथ में कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन इस बीमारी के इलाज में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जैसे कि एक सबसे प्रचलित तरीका है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का, जिसे कि ERP कहा जाता है। इसका मतलब है एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ये एक विशेष तरह की थेरेपी है। इस थेरेपी से व्यक्ति को अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में और जो वो बार बार कंपल्सन कर रहा है उनको कम करके ख़त्म करने में काफ़ी मदद मिलती है। अक्सर ये थेरेपी दवाइयों के साथ में मरीजों को इस्तेमाल करी जाती है जिससे कि उनके लक्षणों को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ERP के अलावा कुछ और भी थेरेपी के तरीके हैं जो कि OCD में कारगर हो सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जैसे कि माइंडफुलनेस थेरेपी और कई तरीके की एंग्जाइटी रिडक्शन और रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़ जो है OCD के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकती हैं लोगों के लिए। कई बार जब OCD बहुत गंभीर होती है और केवल दवाइयों और काउंसलिंग से काम पूरा नहीं हो पा रहा होता है तो कुछ और भी तरीके हैं इलाज के जो कि OCD के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें एक तरीका है जिसको आजकल TDCS कहा जाता है और एक तरीका है जिसको कि RTMS कहा जाता है। इसमें लो ग्रेड के करंट या फिर चुंबक के माध्यम से ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है और इस लक्षणों को काबू करने में मदद होती है।